नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती की जोरदार रैली के बाद 2027 में उनकी जबरदस्त धमक के संकेत मिलने लगे हैं। जिस शिद्दत के साथ बहुजन समाज पार्टी का साथ देने के लिए बसपा का कोर वोटर लौटकर मायावती के पास आया है ना, इसने तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। बहुत सारी बातें निकल रही हैं। मायावती ने जो स्मारकों की रखरखाव और उनके मेंटेनेंस को लेकर के मौजूदा सरकार का, बीजेपी सरकार का धन्यवाद दिया। इसके बाद से ही मायावती को, उनकी पार्टी को, इस रैली को बीजेपी से समर्थित, बसपा को बीजेपी की टीम भी, ऐसा तमाम जो दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बता रही। लेकिन एक बात जानिए साफ तौर से कि इस 9 अक्टूबर की रैली ने मायावती को, उनकी टीम को, उनके साथ के लोगों को, उनके भरोसे के जो जनता आई थी उसको एक बड़ा मनोबल दिया है। और ये मनोबल अब 27 तक कंटिन्यू रहेगा, ये बात जानिए। 9 तारीख की रैली के बाद मायावती ने एक सप्ताह बाद 16 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार को एक बड़ी बैठक लखनऊ के पार्टी मुख्यालय पर बुलाई। इस बैठक में मायावती जो जनसभा हुई, जो रैली हुई, उसका तो फीडबैक लेंगी ही। हालांकि वो बड़े नेताओं से लगातार उस रैली के बाद से बात कर रही हैं, लगातार उनको फीडबैक मिल रहे हैं। लेकिन जो 16 अक्टूबर की रैली होगी उसमें पार्टी के तमाम जो दूसरे छोटे नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो कोऑर्डिनेटर्स हों, या फिर दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोग, उन सारे लोगों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में 2 बातें बहुत सीधे तौर पर मायावती करने जा रही हैं। पहली बात तो ये कि 27 की लड़ाई के लिए जो रोडमैप तैयार कर लिया गया है, जिस एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को भगा दिया गया है, वो गाड़ी अब रुकनी नहीं चाहिए। जी हां, मायावती का यह प्लान है कि 2027 तक अब बहुजन समाज पार्टी को लगातार एक्टिव दिखना है। यह एक बड़ी मायावती की तरफ से कोशिश रहेगी कि इस बार की बैठक में यह अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएं कि वो मंडलों पर, जिलों पर काम करते दिखें। पिछले चुनावों में 2007 से 12 तक बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो सरकार में रही। 12 के बाद जो सत्ता गई, तो इन 15 सालों में मायावती ने बहुत सारी चीजों को सीखा है। उनमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उनका कार्यकर्ता लगातार लोगों के मुद्दों से, उनका नेता लगातार जनता की उम्मीद से दूर जाता रहा, और उसका नतीजा यह हुआ कि बसपा का ग्राफ गिरता रहा। हालांकि आप यह भी सोचिए कि एक नेता जो 15 साल से सत्ता से बाहर है, उसका कोई भी सांसद लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, इकलौता 403 विधायकों में से एक विधायक उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, वो भी अपनी इंडिविजुअल इमेज पर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो 2007 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30% वोट शेयरिंग के साथ सत्ता में आई थी, वो कैसे 12% वोट पर खिसक गई। मायावती को सिर्फ विधानसभा के चुनावों में नहीं बल्कि लोकसभा के चुनावों में भी जबरदस्त नुकसान हुआ। लोकसभा के चुनावों के साथ साथ पंचायती, प्रधानी, जिला पंचायती सारे चुनाव में भी बसपा को ठोकरें लगी। उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसका वोटर धीरे धीरे खिसक रहा। उदाहरण एक आपको देता हूं, नगीना एक लोकसभा सीट है जहां पर दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी, रिजर्व सीट है। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस सीट से चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए, जीत गए। तो कहीं ना कहीं ये बात मायावती के लिए भी एक बड़ी चिंता की लकीर थी कि जो दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा मायावती को
कहा जाता था, क्या वो सिंबॉलिक आइकन खत्म हो रहा है? क्योंकि नगीना में दलितों में भी जाटव समाज, जो मायावती का सबसे कोर वोटर था, उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो क्या उसने आजाद समाज को वोट दिया? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा और वो चौथे नंबर पर। यह बात मायावती के लिए बहुत चिंता की बात थी। हालांकि 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी मायावती की एक आवाज पर 5 से 7 लाख लोग लखनऊ में इकट्ठा हो गए। यह भी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है। लेकिन सिर्फ इस बात से हतोत्साहित या बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। मायावती इसीलिए लगातार काम करने के कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर रही हैं और 16 अक्टूबर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके 2 दिन बाद मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक इसीलिए बुलाई कि आप जनता के बीच में जन समर्थन के मुद्दों को उठाते रहिए, जनता से जुड़े हुए इश्यूज को सरकार के कानों तक पहुंचाते रहिए। यह बड़ी जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा दूसरी बात जो होगी वो होगी आकाश आनंद की भूमिका, उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी। हालांकि जो सुगबुगाहटें हैं वो ये हैं कि अभी आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार चुनाव है और आकाश आनंद बिहार चुनाव में लगे हुए हैं। मायावती ने अपनी पार्टी का एक कैंडिडेट भी बिहार में अनाउंस कर दिया है और कगहर एक जगह है विधानसभा की, वहां से उनको चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। रामजी गौतम जो प्रभारी हैं बसपा के बिहार के, उन्होंने उनको जो है टिकट अनाउंस किया है। ये मायावती की और बसपा की वहाँ की लड़ाई चल रही है और आकाश आनंद की वहाँ पर जिम्मेदारियां तय हैं, उनकी जनसभाएं हैं और लोगों से मुलाकात करने और तमाम चीज़ों का वहाँ पर समय तय है। तो ऐसे में आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में भूमिका कैसे होगी, कैसे उनको जो है वो ड्यूटी पर एक तरीके से लगाया जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद मायावती अब लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर एक्टिव हैं। लगातार वो एक्स पर पोस्ट कर रही हैं, चाहे फिर वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुद्दा हो, उनके साथ जो अभद्र हुआ व्यवहार हुआ उनका मुद्दा हो, या फिर लखनऊ में एक दलित किशोरी के साथ रेप का मुद्दा हो, उसको मायावती लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही हैं, लगातार लिख पढ़ रही हैं। लेकिन ये बात साफ तौर से समझिए कि 9 अक्टूबर की रैली ने बसपा को एक बड़ा बूस्ट दिया है, एक बड़ा मनोबल दिया है और इसके बाद मायावती ये चाहती हैं कि ये जो फ्लो है, ये जो मनोबल है, ये डाउन ना हो, ये कम ना हो। इसके लिए कार्यकर्ता जो है वो लगातार ग्राउंड पर काम करते रहें, लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहें। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे मायावती 9 अक्टूबर की इस रैली को आगे तक भुनाती हैं, कैसे मायावती जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, कैसे बहुजन समाज पार्टी के नेता जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, कैसे उनके इश्यूज को उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आप इस इश्यूज पर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में 9 अक्टूबर की रैली ने बसपा को एक बड़ा बूस्टअप दिया है? 9 अक्टूबर की रैली ने मायावती को एक मनोबल बढ़ाने का काम किया है? जो भीड़ वहां पर पहुंची उसने मायावती, बहुजन समाज पार्टी और तमाम नेताओं को एक मोराल बूस्ट किया है और उनको ये लगने लगा है कि अगर इसी तरह मजबूती से डटे रहे तो 27 में समीकरण बदल जाएंगे। हम सत्ता में भले ना आ पाए लेकिन हम किंग मेकर जरूर बन जाएंगे, हमारे बगैर सत्ता में कोई नहीं आ पाएगा। क्या इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्या इन्हीं बातों को अपने जहन में बिठा करके मायावती और बसपा आगे के प्लान को तैयार कर रहे हैं? आप अपने राय और विचार हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत दीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।